हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक और नए सेशन के अंदर। तो बच्चे चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट बी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। फीचर ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस इज टू प्रेजेंट द डेटा कंटेन्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन इजी फॉर्म, कन्वीनियंट एंड रेशनल ग्रुप्स, कंपेरेबल फॉर्म या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। फाइनेंशियल एनालिसिस का एक फीचर होता है जो क्या बोलता है कि डेटा को आपको कैसे रिप्रेजेंट करना चाहिए, इजी फॉर्म में, कन्वीनियंट, कंपेरेबल या फिर सभी में आपको डेटा को रिप्रेजेंट करना चाहिए। ए, बी, सी या फिर डी। बताइए बच्चों, करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ए, इजी फॉर्म, बी, कन्वीनियंट एंड रैशनल ग्रुप्स, सी, कंपेरेबल फॉर्म या फिर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए बच्चों डिस्कस करते हैं इसका करेक्ट आंसर, और मेरे पास आंसर आना स्टार्ट हो चुके हैं। तो मेरे पास आंसर आया दमादम मस्त कलंदर, ऑप्शन नंबर डी आंसर आया है ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए बच्चों आपका करेक्ट आंसर क्या है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बिल्कुल सही आया है दमादम मस्त कलंदर, मतलब ऑल ऑफ द अबव। मतलब क्या है कि फाइनेंशियल एनालिसिस का ये फीचर है कि आपको डेटा को इजी फॉर्म में, कंपेरेबल फॉर्म में, कन्वीनियंट फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, जिससे जो हमारे यूजर होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, उनको अच्छे से इंफॉर्मेशन समझ में आ जाए। क्लियर, ओके। चलिए बच्चों बात है अपने दूसरे सवाल की, और दूसरा सवाल क्या है। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज डायनेमिक। कौन सी एनालिसिस को हम डायनेमिक एनालिसिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, इंटरनल एनालिसिस या फिर एक्सटर्नल एनालिसिस। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। ए, बी, सी या फिर डी। करेक्ट आंसर क्या होगा। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल, एक्सटर्नल। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास चलो आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ओके, तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। मेरे पास आंसर आया ए या फिर बी, मतलब अमिताभ या फिर बच्चन, अमिताभ बच्चन, मतलब ए या फिर बी में से आंसर है। तो करेक्ट आंसर है बच्चों उसका हमारा ऑप्शन नंबर ए, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब होता है जब आप कम से कम 2 साल को जब आप कंपेयर करते हो, उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। और जब आप सेम ईयर की फिगर्स को कंपेयर करते हो, उसे वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं। ये चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो याद करने का तरीका सोच लो, एच डी, हाई डेफिनेशन, एच डी करके आप ऐसे याद कर लोगे तो आपको कभी भी भुलावट नहीं होगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की। तो एच डी मतलब हॉरिजॉन्टल का डायनेमिक। क्लियर, ओके। चलिए बच्चों अब सवाल करते हैं अपना तीसरा वाला सवाल क्या है, जरा रीड करेंगे। विच एनालिसिस इज कंसिडर्ड एज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है जो कि स्थिर होता है। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। ए, हॉरिजॉन्टल, बी, वर्टिकल, सी, इंटरनल या फिर डी, एक्सटर्नल। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी। मेरे पास एक आंसर बड़ा प्यारे आंसर आया, मतलब बच्चे ने अपनी भावनाएं व्यक्त करी है, जो उसका टीचर उससे बोलता है, बहाने मत मारो, चुपचाप होमवर्क दिखाओ। बहाने मत मारो मतलब ऑप्शन नंबर बी से स्टार्ट हो रहा है। मतलब जो स्टूडेंट है सामने मेरे, वो बोल रहा है ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल एनालिसिस। ये बच्चों का आंसर देने का तरीका है। वो ए, बी, सी या फिर डी डायरेक्ट नहीं बोलते, वो किसी बहाने से बोलते हैं। मतलब कोई गाना बोल देंगे, कोई किसी वर्ड लिख देंगे, जैसे अमिताभ बच्चन, मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी। अब जैसे बोला बहाने मत मनाओ, तो मतलब ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आंसर देते हैं। तो बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। कौन सी एनालिसिस को हम स्टैटिक एनालिसिस भी बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इंटरनल या फिर एक्सटर्नल। ए, बी, सी या फिर डी। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वर्टिकल एनालिसिस, मतलब बहाने मत बनाओ, इसका करेक्ट आंसर। अब इसका आंसर वर्टिकल एनालिसिस क्यों है बच्चों, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले ही बताया था कि वर्टिकल एनालिसिस के अंदर हम सेम ईयर की फिगर्स को ही आपस में कंपेयर करते हैं। तो क्योंकि इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हो रही है, वो फिक्स्ड है, इसलिए वो स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर, एक तरीके से आप ये कह सकते हो, जो चेंज नहीं होती है। लेकिन हॉरिजॉन्टल में क्या होता है, आप एक साल को दूसरे साल से कंपेयर करते हो, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है, डायनेमिक है। क्लियर, ओके। अब बच्चों बात करते हैं अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है। विच एनालिसिस इज बेस्ड ओनली ऑन 1 ईयर्स डेटा। कौन सी एनालिसिस में सिर्फ आप 1 साल का डेटा ही यूज कर सकते हो या करते हो। ऑप्शन नंबर ए, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऑप्शन नंबर बी, डिविडेंड एनालिसिस, ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल एनालिसिस या फिर ऑप्शन नंबर डी, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा। कैश फ्लो, डिविडेंड, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल। ए, बी, सी या फिर डी। बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए। ए, बी,
सी या फिर डी? कैश फ्लो, डिविडेंड, वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल? क्या आंसर होना चाहिए इसका? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल एनालिसिस। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में ही तो मैंने आपको बताया था, वर्टिकल एनालिसिस के अंदर सिर्फ एक ही ईयर की इंफॉर्मेशन में हम कंपैरिजन करते हैं, इसलिए वो स्टैटिक होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, वर्टिकल एनालिसिस। क्या यह चीज आपको क्लियर है? ओके चलिए बच्चों बात है अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू नो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, टू मेक कंपैरेटिव स्टडी विद अदर फर्म, टू नो द एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, या फिर ऑल ऑफ द अबव? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को जानना, अदर फर्म के संग कंपैरेटिव स्टडी करना, मैनेजमेंट की एफिशिएंसी जानना, या फिर सभी? ए, बी, सी या फिर डी? बताइए बच्चों। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हम ये सारी चीजें ही करते हैं। अगला सवाल और बहुत ही सिंपल, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सिग्निफिकेंट। किनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है, बढ़िया होता है, इंपॉर्टेंट होता है? क्रेडिटर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज या फिर सभी? बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रेडिटर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज या फिर सभी? ऑल ऑफ द अबव? ए, बी, सी या फिर डी? बताओ बच्चों, बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? मेरे पास एक आंसर आया है, जिसको आंसर नहीं आता वो दिमाग डाउनलोड करो। मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर डी की बात कर रहा है, ऑल ऑफ द अबव। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? क्रेडिटर्स, मैनेजर्स, एम्प्लॉइज या फिर ऑल ऑफ द अबव? करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों, बताओ। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बिल्कुल सही, दिमाग डाउनलोड करो, मतलब ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। क्रेडिटर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि आपको पता लग पाएगा कि फर्म आपका पेमेंट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। मैनेजर्स के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि उनको पता लग जाएगा उनकी परफॉर्मेंस कैसी है। एम्प्लॉयज के लिए इंपॉर्टेंट क्यों होता है? क्योंकि उनको पता लग जाएगा कि हाँ भाई हमारी वो सैलरी दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। क्लियर? तो इस तीनों के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना इंपॉर्टेंट होता है। लॉजिक क्लियर? ओके चलिए बच्चों अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या है? फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम सिग्निफिकेंट बिकॉज इट। फाइनेंशियल एनालिसिस सिग्निफिकेंट मतलब इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती है? बिकॉज इट इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंजेस, बिकॉज इट मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस, बिकॉज इट लैक क्वालिटेटिव एनालिसिस, या फिर बिकॉज इट इज अफेक्टेड बाय पर्सनल बायस? बताइए बच्चों फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सिग्निफिकेंट क्यों होती है? क्योंकि वो प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर कर देती है, क्योंकि वो एफिशिएंसी ऑफ बिजनेस की एफिशिएंसी को मेजर करते हैं, क्योंकि उनके अंदर क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होता है, या फिर वो पर्सनल बायस से अफेक्टेड होती है? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। मेरे पास आंसर आया भूल गए, याद था, मतलब बच्चा ऑप्शन नंबर बी की बात कर रहे हैं, भूल गए। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और जो बच्चे भूल गए हैं वो सही तरीके से भूले हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मेजर द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बाकी सारी लिमिटेशन है और एक इंपॉर्टेंस है। ये चीज आपको क्लियर हो गई? ओके चलिए बच्चों अपने अगले सवाल की ओर आते हैं। अगला सवाल क्या है? When bad position of a business is tries to be depicted as good, it is known as। जब बिजनेस की पोजीशन बुरी होती है, उसको सही अच्छी दिखाने की कोशिश की जाती है, तो उसे क्या बुलाते हैं? पर्सनल बाइस, प्राइस लेवल चेंजेस, विंडो ड्रेसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? जब बिजनेस की पोजीशन बुरी होती है और उसको अच्छा दिखाने की कोशिश करी जाती है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बुलाते हैं? पर्सनल बाइस, प्राइस लेवल चेंजेस, विंडो ड्रेसिंग या फिर ऑल ऑफ द अबव? ए, बी, सी या फिर डी? बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो जो इसका आंसर डी दे रहे हैं बच्चों वो गलत दे रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विंडो ड्रेसिंग। विंडो ड्रेसिंग का मतलब क्या होता है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अच्छा दिखाया हुआ है, प्रॉफिट में दिखाया हुआ है, लेकिन बिजनेस आपका अच्छा नहीं चल रहा, इसको बोला जाता है विंडो ड्रेसिंग। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके
चलिए बच्चों बात अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है जरा रीड करेंगे। मेन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल, या फिर डी ऑल ऑफ द अबव। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की मेन लिमिटेशंस क्या हैं? ये विंडो ड्रेसिंग से अफेक्ट हो सकता है, इसमें आप फोरकास्ट अच्छे से नहीं कर सकते, प्राइस चेंजेस को इसमें रिफ्लेक्ट नहीं किया जा सकता, या फिर ये सारी ही लिमिटेशन है। ए, बी, सी या फिर डी? बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? अफेक्टेड बाय विंडो ड्रेसिंग, डिफिकल्टी इन फोरकास्टिंग, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। ये सारी ही क्या हैं? लिमिटेशंस हैं। अगला सवाल बच्चों, which of the following is not a limitation of analysis of financial statements? आपको क्या बताना है? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा लिमिटेशन नहीं है? affected by personal bias, to know the financial strength, lack of qualitative analysis based on accounting concepts। बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? पर्सनल बाइस, फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, क्वालिटेटिव एनालिसिस या फिर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स? ए, बी, सी या फिर डी? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? लिमिटेशन नहीं है। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, टू नो द फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को एनालाइज करना, पता लगाना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या है? मेरिट है, एडवांटेजेस है, ये लिमिटेशन नहीं है। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गया? ओके। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर डी बोल रहे होंगे, सर ये तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है बच्चों, पर ये लिमिटेशन है, सीरियसली की लिमिटेशन है। जानने के लिए लिमिटेशन क्यों है, एक बार आपको बुक रीडिंग लगानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों रीड करेंगे, क्या दे रखा है? फाइनेंशियल एनालिसिस बिकम यूजलेस। फाइनेंशियल एनालिसिस करना बेकार कब हो जाता है? बिकॉज इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी, बिकॉज इट मेजर्स द सॉल्वेंसी, बिकॉज इट लैक्स क्वालिटेटिव एनालिसिस, बिकॉज इट मेक्स अ कंपैरेटिव स्टडी। फाइनेंशियल एनालिसिस करना यूजलेस कब माना जाता है? क्योंकि इससे प्रॉफिटेबिलिटी मेजर होती है, इससे सॉल्वेंसी मेजर होती है, इसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस नहीं होती, या फिर इसमें कंपैरेटिव स्टडी होती है। ए, बी, सी या फिर डी? बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों आपने बिल्कुल सही गेस किया, ऑप्शन नंबर सी, लैक्स क्वालिटेटिव एनालिसिस। इसलिए यूजलेस होती है, बाकी सारे इसमें क्या है? मेरिट्स हैं। आप प्रॉफिटेबिलिटी मेजर कर सकते हो, आप अपनी सॉल्वेंसी मेजर कर सकते हो, आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हो। करेक्ट आंसर अब मेरे पास आंसर आया है छम्मक छल्लू, ऑप्शन नंबर सी। बच्चे मैंने आंसर बता दिया, आपका आंसर थोड़ा लेट आया है, पहले बताया करो। अगला सवाल बच्चों बहुत ही सिंपल। फाइनेंशियल एनालिसिस करने में कौन कौन सी पार्टीज इंटरेस्टेड रहती हैं? इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर सभी? पार्टीज इंटरेस्टेड इन फाइनेंशियल एनालिसिस आर इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट, एफआईज या फिर ऑल? जल्दी से बताइए बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? मेरे पास आंसर है दुनिया, तो डी आंसर आया मेरे पास। बच्चों बताओ आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? दिल मांगे मोर। ओके, मतलब दो आंसर आया मेरे पास, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और आंसर जो है बिल्कुल करेक्ट आया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कि सारे ही लोग हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस में इंटरेस्टेड रहते हैं। इन्वेस्टर्स इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उनको पेमेंट करना होता है, गवर्नमेंट इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि उनको टैक्स मिलता है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसलिए इंटरेस्टेड रहते हैं क्योंकि वो हमको लोन वगैरह देते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि हमारी बिजनेस की पोजीशन अच्छी है, क्या हम रीपे कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 13, main limitation of financial analysis is to know earning capacity, to know financial strength, do not reflect changes in price level, comparative study with other firms। ये तो सिंपल है, ये तो रेपिटेटिव क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। बताओ बच्चों
फाइनेंशियल एनालिसिस लिमिटेशन क्या है? क्योंकि इससे आपकी अर्निंग कैपेसिटी पता लगती है, इससे आपकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ पता लगती है। इसमें हम प्राइस लेवल चेंजेस जो होते हैं उनको रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, या फिर इसमें कंपैरेटिव स्टडी भी करी जा सकती है अदर फर्म्स के साथ। ए, बी, सी या फिर डी? बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, डू नॉट रिफ्लेक्ट चेंजेस इन प्राइस लेवल। मेरे पास आंसर आया करेक्ट, करेक्ट मतलब ऑप्शन नंबर सी, और बच्चा आपका करेक्ट आंसर एकदम करेक्ट है। ओके, लिमिटेशन क्या है इसके अंदर? हम प्राइस लेवल चेंजेस को रिफ्लेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम जो असेट्स को रिकॉर्ड करते हैं किस पे करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, जितने पे हमने एक्चुअल में खरीदा था, और बाद में उसको चेंज नहीं करते, भले उसकी मार्केट वैल्यू कितनी भी चेंज होती रहे। तो इसके अंदर हम जो भी मार्केट में प्राइसेस चेंज होते हैं उनको, उनके चेंजेस को हम रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। Which of the following are tools of vertical analysis? Which of the following are tools of vertical analysis? Option number A ratio, option number B comparative, option number C common size। तो आपको ये बताना है इन तीनों में से कौन से टूल्स वर्टिकल एनालिसिस में काम आते हैं। सिर्फ कॉमन साइज, ऑप्शन नंबर 3, बोथ 1 and 3, 1 and 2 या फिर 1? बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ओनली 3, बोथ 1 and 3, बोथ 1 and 2 या फिर ओनली 1? ए, बी, सी या फिर डी? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा, ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी, बोथ 1 and 3। मतलब आप रेशियो एनालिसिस में, वर्टिकल एनालिसिस में कर सकते हो, आप कॉमन साइज स्टेटमेंट से भी वर्टिकल एनालिसिस कर सकते हो। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स तो होते हैं आपके वर्टिकल एनालिसिस है, मतलब सेम ईयर की इंफॉर्मेशन को कंपेयर करते हो, और रेशियो में भी आप एक ही साल की इंफॉर्मेशन में आप क्या करते हो, बिल्कुल सही, आप एनालाइज करते हो। एक ही साल की इंफॉर्मेशन आपको जनरली गिवन होती है, इसके अंदर आपको करंट रेशियो, डेट इक्विटी रेशियो, लिक्विड रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, अलग अलग टाइप के रेशियो निकालते हो, तो वो भी वर्टिकल एनालिसिस का ही पार्ट है। क्लियर? ओके, चलिए बच्चों बातें अपने अगले सवाल की, और अगला सवाल क्या है जरा रीड करेंगे, ये भी बच्चों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर फॉल्स? नीचे दिए गए स्टेटमेंट कौन से गलत हैं? ऑप्शन नंबर ए, व्हेन ऑल कंपैरेटिव फिगर्स इन बैलेंस शीट आर स्टेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, कंपैरेटिव फिगर्स एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल, एक सेकेंड, टोटल का, ठीक है, तो आपको ये बताना है, उसको हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। ठीक है, जब आप टोटल से परसेंटेज को कंपेयर करते हो तो उसको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस बोलते हैं। जब आप सेवरल ईयर्स के आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करते हो तो उसे वर्टिकल एनालिसिस बोलते हैं, और वर्टिकल एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस कहलाई जाती है। आपको ये बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी या फिर ए बी सी? बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, ए एंड बी, बी एंड सी, ए एंड सी या फिर ए बी सी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। बच्चों जब भी हम परसेंटेज ऑफ टोटल लगाते हैं तो वो कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है, आपका वर्टिकल एनालिसिस होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज रॉन्ग। दूसरा, जब हम बहुत सारे सेवरल ईयर्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं तो वो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कहलाता है, वर्टिकल एनालिसिस नहीं कहलाता। मतलब ऑप्शन नंबर बी भी गलत है। और वर्टिकल एनालिसिस टाइम सीरीज एनालिसिस होती है बच्चों? नहीं, वर्टिकल एनालिसिस में तो सिर्फ एक ही साल की इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जाता है, लेकिन टाइम सीरीज के अंदर बहुत सारे ईयर्स की इंफॉर्मेशन को कंपेयर किया जाता है। तो मतलब ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, बोथ सॉरी ऑल ए बी सी आर रॉन्ग। क्लियर? ओके, चलिए बच्चों बात अपने अगले सवाल की ओर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? The financial statement of a business enterprise include, बिजनेस के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या आता है? बैलेंस शीट आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आता है, कैश फ्लो आता है, या फिर सभी आते हैं? बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट या फिर ऑल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है? बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो या फिर ऑल? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, सभी आते हैं। क्लियर? ओके, क्वेश्चन नंबर 17। फाइनेंशियल एनालिसिस कैन बी डन विद विच ऑफ द फॉलोइंग टूल?
आप फाइनेंशियल एनालिसिस नीचे दिए ऑप्शन में से कौन से टूल से कर सकते हो? रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट सभी टूल्स होते हैं जिससे हम फाइनेंशियल एनालिसिस कर सकते हैं। क्लियर? ओके। अगला सवाल बच्चों क्वेश्चन नंबर 18। अब एक दो क्वेश्चन ही बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस? आपको यह बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऑब्जेक्टिव नहीं है। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट, प्राइस लेवल चेंजेस, प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज, सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस नीचे दिए कौन से ऑब्जेक्टिव के लिए नहीं करते हो? आपको एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट जानना होता है, आपको प्राइस लेवल चेंजेस जानने होते हैं, आपको एंटरप्राइज की प्रॉफिटेबिलिटी जाननी होती है या फिर आपको एंटरप्राइज की सॉल्वेंसी जाननी होती है। बच्चों बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं। उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्राइस लेवल चेंजेस करना ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का ऑब्जेक्टिव नहीं है। बाकी सारे हमारे ऑब्जेक्टिव है कि हमारी एफिशिएंसी कितनी है, हम प्रॉफिट कितना कमा पा रहे हैं, हमारी सॉल्वेंसी कितनी है। क्लियर? ओके। क्वेश्चन नंबर 19 इज एन इंपॉर्टेंट वन। मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट है। आपको यह बताना है हु of the following has no or less financial interest in the analysis of financial statement? आपको यह बताना है नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन से व्यक्ति या व्यक्तियों को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं होगा। आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरेस्ट करो चाहे ना करो ना कोई फर्क नहीं पड़ता। ए, मैनेजमेंट, बी, डेटर, सी, क्रेडिटर या फिर डी, इन्वेस्टर? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? आपको यह बताना है इन चारों में से किन को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैनेजमेंट, डेटा, क्रेडिटर, इन्वेस्टर। तो मेरे पास आंसर आया है दामाद, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टर्स। एक आंसर आया दिलवाले, मतलब ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टर्स। मेरे पास ये आंसर आ रहे हैं बच्चों, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, इन्वेस्टर्स। तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं करेक्ट आंसर क्या है। और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन नंबर बी, डेटर्स। डेटर्स को हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं होता है। अब जानते हैं ऐसा क्यों। बच्चों मैनेजमेंट को फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का इंटरेस्ट क्यों होता है? क्योंकि उनको जानना है कि अब ये प्रॉफिट कमा रहे हैं, सॉल्वेंसी हो रही है कि नहीं हो रही। क्लियर? ओके। क्रेडिटर को क्यों इंटरेस्ट रहता है? क्योंकि उनको पता लगेगा कि हमको पेमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इन्वेस्टर्स क्यों इंटरेस्टेड रहते हैं? क्योंकि उनको पता होना चाहिए कि हम जिस बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं वो ठीक ठाक चलेगा या चल रहा। लेकिन डेटर्स को हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको तो खुद पेमेंट करना होता है, उसने आपसे सामान खरीदा हुआ होता है और उसे आपको पेमेंट करना है। आप बिजनेस सही से चला रहे हो कि नहीं चला रहे हो, उससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। उसे तो बस आपसे सामान खरीदा है और उसे आपको बस पेमेंट करना है। क्लियर? ओके। अच्छा मेरे पास आंसर है दामाद मींस इन्वेस्टर्स नहीं, डी फॉर डेटर। पर बच्चे यहां तो आप गलत हो गए। आप ए बी सी डी के हिसाब से आंसर देते हो, आंसर के हिसाब से आप आंसर नहीं देते हो। समझे? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द इवनिंग, हु हैज इंटरेस्ट इन द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म या फिर कंपनी? नीचे दिए गए ऑप्शंस में से आपको यह बताना है हमारे फर्म या हमारी कंपनी की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में इंटरेस्ट किनका होता है? क्रेडिटर्स का, बैंकर्स का जो कि आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का या फिर शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स का? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी या फिर डी? क्रेडिटर्स, बैंकर्स प्रोवाइडिंग ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स? बताओ बच्चों करेक्ट आंसर क्या होगा? किनको हमारी लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन पे इंटरेस्ट आएगा? क्रेडिटर्स को, बैंकर्स जो कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को या फिर शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स?
तो चलिए बच्चों डिस्कस कर लेते हैं, और इसका जो करेक्ट आंसर है बच्चों वो ऑप्शन नंबर सी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों क्रेडिटर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म के होते हैं, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी वो भी शॉर्ट टर्म की होती है, और शॉर्ट टर्म मनी लेंडर्स भी वो शॉर्ट टर्म के ही होते हैं जो, लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं वो मेनली हमको लॉन्ग टर्म लोन देते हैं, और जो लॉन्ग टर्म लोन देते हैं उनको हमारे बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन में इंटरेस्ट रहता है कि लंबे समय तक हम टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे। क्या ये चीज आपको क्लियर है? ओके। तो बच्चों ये था हमारा सेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस चैप्टर नंबर 2 ऑफ पार्ट बी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखेंगे, अगले सेशन से हम स्टार्ट करने वाले रेशियो एनालिसिस, तो ध्यान रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है रेशियो, इसमें से क्वेश्चन भर भर के आपसे पूछे जाएंगे। तो आपसे मुलाकात करते हैं अब अगले सेशन के लिए, तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, टाटा बाय बाय।